दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में किस प्रकार से एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया जो है अपने एजुकेशन को कैसे डेवलप की और इसके क्या क्या से चरण थे। सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, इस समय जो है 1784, कब 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय जो है एक सोसाइटी का गठन किया गया जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1784 और इसको जो है स्थापित करने का श्रेय जाता है विलियम जोन्स को। ठीक। तो ये विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है। इसके पीछे कारण क्या था? इस एशियाटिक सोसाइटी का रोल क्या था? इस एशियाटिक सोसाइटी का रोल ये था कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करना शुरू किया तो ऐसी स्थिति में जो है इनके पास जो है कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था या कोई ऐसा शास्त्र नहीं था जिसके माध्यम से वो भारतीयों के ऊपर क्या कर सके, शासन कर सके। ठीक। तो इसलिए इन्होंने इस सोसाइटी के माध्यम से भारत के जितने भी ग्रंथ थे, जैसे कि मुस्लिमों के लिए शरीयत, हिंदुओं के लिए मनुस्मृति, इसको इन्होंने क्या किया कि अनुवाद कराने का काम किया। ठीक है। और पहली बार जो है मनुस्मृति का क्या किया गया कि अनुवाद किया गया। मनुस्मृति का अनुवाद किया गया और शरीयत का अनुवाद किया गया। ठीक। तो मनुस्मृति और शरीयत जो है इसको अनुवाद करके और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए किस तरह का कानून बने, इस पे जो है चर्चा की गई। ठीक। ये हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब देखिए ये प्रक्रिया आगे चली। लास्ट में जब हम लोग चलते हैं तो पहली बार 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, ये चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों के लिए 1 लाख जो है क्या की गई, व्यवस्था की गई। किसके लिए? इनके एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। ठीक। कि भारतीयों के एजुकेशन पे 1 लाख रुपया जो है क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ठीक। लेकिन ये पैसा जो है खर्च नहीं किया गया और इसके लिए कोई प्रॉपर कमेटी नहीं बनाई गई कि ये पैसा कैसे खर्च किया जाए। जब हम लोग चलेंगे कब 1883 यानी चार्टर एक्ट 1883, तो चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर में जो है इस 1 लाख रुपए को कैसे खर्च किया जाए, इसके लिए एक लोक शिक्षा कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया? लोक शिक्षा कमेटी का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया। ठीक। और ये व्यवस्था किया गया कि यह जो समिति है ये क्या करेगी कि जो भारतीयों के ऊपर जो एजुकेशन का खर्च है उसको ये देखने का काम करेगी। इसके लिए जो है 1833 यानी 1835 में लॉर्ड मैकाले के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? यानी लॉर्ड मैकाले के निर्देशन में जो है एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी को ये कार्य सौंपा गया कि आप रिपोर्ट दें कि भारतीयों को कैसे एजुकेट किया जाएगा। ठीक। लॉर्ड मैकाले कमेटी जो है इसने एक रिपोर्ट दिया और इसमें यह कहा कि हम भारतीयों को
ऊपर से यानी कलर के रूप में तो वो भारतीय रहें, रंग रूप के रूप में भारतीय रहें, लेकिन माइंड सेट से हम उनको अंग्रेज बनाना चाहते हैं, यानी उसमें अंग्रेजियत लाना चाहते हैं। इसलिए उसने इंग्लिश एजुकेशन पे क्या दिया, बल दिया, ठीक है ना। और इसने ये कहा कि हम जो है क्या करेंगे कि इंग्लिश के माध्यम से लोगों को शिक्षित करेंगे, यानी जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर हम बल नहीं देंगे। अब इसने क्या किया कि एक लाया सिद्धांत जिसे एक फिल्ट्रेशन थियरी के नाम से जानते हैं। इस फिल्ट्रेशन थियरी में इसने ये कहा, ये फिल्ट्रेशन थियरी में ये कहा कि हम ऊपर से लोगों को क्या कर देंगे, एजुकेट कर देंगे, और यही लोग एजुकेट होकर के नीचे धीरे धीरे अपने लोगों को एजुकेट करेंगे। इसी थियरी को हम लोग फिल्ट्रेशन थियरी के नाम से जानते हैं। ये व्यवस्था आया। अब देखिए जब 1835 के बाद 1854 यानी 1854 में एक चार्ल्स बूट, ठीक है, ये बूट्स जो है कमेटी गठित की गई जिसे चार्ल्स बूट के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी ने भारत में प्रॉपर रूप से शिक्षा जो है कैसी दी जाए, और यह कमेटी जो है प्राइमरी लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक के एजुकेशन पे भारत में कैसे दिया जाए, इस पे अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे जो है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारतीय एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, इस बूट्स यानी चार्ल्स बूट्स रिपोर्ट को, ठीक है ना। और ये चार्ल्स बूट जो है गठित कब किया गया था कमीशन, तो ये गठित किया गया था 1854 में। अब देखिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो है ये देखिए हम लोग ये क्रम से सारी चीजें जो है क्लियर कर रहे हैं। चार्ल्स बूट के बाद हम आते हैं 1883 में जो है एक कमीशन गठित किया गया जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता है, हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये हंटर कमीशन जो है मूल रूप से किस एजुकेशन पे बल दिया था, प्राइमरी एजुकेशन पे बल दिया था, ठीक। तो 1882-83 में ये कमीशन आया जिसे हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, और यह कमीशन जो है टोटली किस पे काम किया था, तो ये काम किया था आपके प्राइमरी एजुकेशन पे, ठीक। हमने ये देखा। और ये देखिए ये प्राइमरी के साथ साथ ये माध्यमिक एजुकेशन यानी हाई स्कूल लेवल के एजुकेशन पर भी यह बल दिया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हंटर कमीशन जो है किस पे सबसे ज़्यादा कार्य किया, तो यह कार्य जो किया है ये प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा कार्य किया। अब देखिए 1882 के बाद समय आता है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने एक कमीशन गठित किया जिसे रायले कमीशन के नाम से जाना जाता है। और ये कमीशन जो है किस लिए गठित किया गया, ये कमीशन गठित इसलिए किया गया कि यह यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन पे क्या दे, अपना रिपोर्ट दे, ठीक। और यह कमीशन जो है 1904 यानी 1904 में अपना रिपोर्ट दिया, और इसी रिपोर्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया। यूनिवर्सिटी एक्ट जो है लाया गया। तो 1904 ईस्वी में क्या लाया गया, आपका यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया। तो देख लीजिए कि रायले कमीशन जो है कब आ रहा है, 1902 में आ रहा है, और इस रिपोर्ट के आधार पे यूनिवर्सिटी एक्ट आया जिसे कि हम लोग 1904 में लेकर के आए, ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं रायले कमीशन के बाद जो है एक कमीशन गठित किया गया जिसे हम लोग कहते हैं सैंडलर आयोग। क्या, सैंडलर आयोग या सैंडलर कमीशन। ये सैंडलर कमीशन जो है, ये सैंडलर कमीशन कब आया, तो ये आया 1917 में, ठीक।
और ये 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के तर्ज पर इसको गठित किया गया था और इसमें यह कहा गया कि यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के तर्ज पे दी जाएगी, इसी के आधार पे दी जाएगी। इसलिए इसमें यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की बात कही गई थी। तो ये आया था 1917 में। इसे हम लोग सेंट्रल कमीशन के नाम से जानते हैं और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तर्ज पे एजुकेशन देने की बात करता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, अगला कमीशन आ रहा है हमारा 1929 और ये 1929 में जो कमीशन आया इसे हम लोग हर्टोग कमीशन के नाम से जानते हैं। हर्टोग ये कमीशन है, इसके नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कमीशन जो है क्या किया, ये ओवरऑल जितने भी एजुकेशन थे इस पर जो है अपना फोकस करता है कि सारे एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो इसे हम लोग हर्टोग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अगले कमीशन पे हम लोग चलते हैं। इससे पहले एक चीज़ समझिए कि इस समय नेशनल मूवमेंट का दौर चल रहा था और नेशनल मूवमेंट में महात्मा गांधी भी अब एजुकेशन पे फोकस करना शुरू कर दिए थे, ठीक, कि भारतीयों को सबसे पहले एजुकेट कैसे किया जाए। इसलिए महात्मा गांधी जो हैं 1937 में एक बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं और इस बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन, डॉक्टर ये जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए और इस कमेटी जो है ये क्या करती है कि अपना रिपोर्ट देती है। और इसने जो रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया कि हम प्राइमरी से लेकर के और हाई स्कूल तक की शिक्षा जो है हम क्या करेंगे कि ऐसी शिक्षा देंगे जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा होगी उसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन इसमें कहा गया कि फ्री देंगे। साथ में ये कहा गया कि जो मैट्रिक से लेकर के ऊपर की पढ़ाई होगी उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे कि वर्क आधारित एजुकेशन देंगे, यानी व्यक्ति को हम लोग स्किल डेवलप करेंगे, ठीक। तो ये इसी एजुकेशन को हम लोग वर्धा एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, वर्धा एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो वर्धा एजुकेशन आपसे पूछा जाएगा कि कब आया, तो ये आया 1937 में। और ये किसके द्वारा लाया गया था, ये महात्मा गांधी के प्रयास से, और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। अब देखिए एक कमेटी बनाई जाती है, सार्जेंट कमेटी बनाई गई। और ये सार्जेंट कमेटी बनाई गई कब, ये बनाई गई 1944 में, ये 1944 में। और 1944 में यह भी कमेटी जो है एजुकेशन में गुणवत्ता कैसे लाई जाए इसके लिए लाई गई थी, ठीक। अब इसके बाद जो भी कमेटी आएगी, अब हमारे स्वतंत्रता के बाद, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 के बाद 1948 में एक कमीशन गठित किया गया जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। और यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में गठित किया गया। राधा कृष्णन कमीशन जो है, कमीशन इसे जो है गठित किया गया किसके, डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता में। और ये कमीशन जो है क्या करना था, इस कमीशन का उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। इस कमीशन ने जो है 1949 में इसने अपना क्या दिया, रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट के आधार पे ये व्यवस्था की गई कि 12 तक की एजुकेशन जो है हम कॉलेज लेवल पे देंगे और 12 के बाद जो एजुकेशन है वह कहाँ पे दी जाएगी, यूनिवर्सिटी में दी जाएगी। साथ ही एजुकेशन, फिलॉसफी, ये तमाम शिक्षाएं जो है
किस पे दी जाएगी? डिग्री लेवल यानी एजुकेशन लेवल पर ही दी जाएगी, यानी कि आपके इंटर लेवल पर इसकी पढ़ाई नहीं की जाएगी। ये व्यवस्था की गई राधाकृष्णन कमेटी में। तो ये राधाकृष्णन कमेटी हो गई। अब देखिए 2 कमेटी हम और आपको क्लियर करा देते हैं कि राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट के बाद 1954 यानी स्वतंत्रता के बाद 1954 में यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया और इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे कैसे दिए जाएं इस पे जो है बल दिया गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है 1964 में, कब? 1964 यानी 1964 में एक कमेटी गठित किया गया जिसे DS कोठारी कमेटी के नाम से जाना जाता है। DS कोठारी कमेटी जो है ये गठित की गई और इस कमेटी का काम क्या था? तो इस कमेटी का काम ये था कि जो माध्यमिक स्तर की एजुकेशन है यानी जो इंटरमीडिएट स्तर की एजुकेशन है, ये सारे एजुकेशन जो है कैसे दिए जाएं, इसके ऊपर क्या क्या कार्य किया जाए। तो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो है लेकर के आया DS कोठारी, जिसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा का एक अमूलचूल परिवर्तन कहा जाता है DS कोठारी कमेटी को। ठीक, तो DS कोठारी के बाद अन्य कमेटियां जो है भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है लाई गई। वर्तमान में जो हमारे यहाँ है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके तहत अभी जो है काम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है। तो जब से हमारा भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था वहाँ से लेकर के और अभी तक जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ उसको हमने सिलसिलेवार आप लोगों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया। आशा है आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो। हाँ, यदि इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं या हमसे हमारे नंबर पे संपर्क करके आप हमें लाइव क्लास के लिए लिंक ले सकते हैं। थैंक यू।